हेलो फ्रेंड्स, हम लोग JEE 2018 एडवांस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने इंटीजर न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग करेंगे पैराग्राफ टाइप। आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है, उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन होते हैं और सिंगल 4 ऑप्शन होते हैं, सिंगल करेक्ट आंसर्स होते हैं इसके। तो एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इसका पैराग्राफ आपको ये गिवन है। पहला पैराग्राफ है, एक लाइन का, ये एस बी द सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन डिफाइंड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4। मतलब पैराग्राफ में एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है। इस पैराग्राफ पे बेस्ड 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है, वो क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। लेट E1 E2 एंड F1 F2 बी द कॉर्ड्स ऑफ सर्कल S। जो सर्कल गिवन है उसका कोड है E1 और E2, पासिंग थ्रू द पॉइंट P0 1,1 एंड पैरेलल। वो पैरेलल का सिंबल है, मतलब 2 कोड है E1 E2 और F1 F2, दोनों पॉइंट 1 1 से पास हो रहे हैं। एक कोड x एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा y के पैरेलल है। यानी जो E1 E2 कोड है ये x के पैरेलल है, F1 F2 जो है ये y के पैरेलल है। एक तीसरा कोड और गिवन है G1 G2 बी द कोड ऑफ S पासिंग थ्रू P0। G1 G2 जो है ये भी P0 से पास हो रहा है, और P0 क्या है 1,1। यानी 3 कोड गिवन है सर्कल के, तीनों ही पॉइंट 1,1 से पास हो रहे हैं। एंड स्लोप, ये जो तीसरा कोड है G1 G2, इसका स्लोप हमें गिवन है -1। स्लोप ऑफ थर्ड कोड जो कि P0 से पास हो रहा है, उसका स्लोप -1 है। एंड आगे कह रहा है टेंजेंट टू S। S क्या था? वही सर्कल की इक्वेशन। S जो सर्कल है उसका जो पॉइंट E1 E2 है, वहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट टू S एट E1 एंड E2 मीट्स एट E3। E3 पे मीट करता है। वैसे ही टेंजेंट एट F1 एंड F2 वो F3 पे मीट करता है। एंड टेंजेंट एट G1 एंड G2 ये G3 पे मीट करता है। यानी हमारे पास 3 पॉइंट हमको फाइंड करना है, E3 F3 G3, और बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट्स E3 F3 G3 के कोऑर्डिनेट्स किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें सर्कल ड्रॉ करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4। हम जानते हैं सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस इसका 2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 है। इसमें पॉइंट गिवन है 1,1, यानी कोऑर्डिनेट गिवन है पॉइंट का। तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखला देने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सेंटर इसका 0 0 है, ये गिवन है। तो मैं इसको x एक्सिस ले सकता हूँ, इसको y एक्सिस। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि E1 E2 एंड F1 F2 बी द कोड्स ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 1,1 एंड E1 E2 इज पैरेलल टू x, F1 F2 इज पैरेलल टू y। यानी यहाँ कोई पॉइंट 1,1 है, इससे एक तो y के पैरेलल कोड पास हो रहा है, एक x के। ये E1 E2 है, सॉरी E1 E2 x के पैरेलल है, ये E1 E2 है। और ये है F1 F2, और ये पॉइंट है P0। P0 क्या है 1,1। ये 2 कोड मिल गया मुझे। तीसरा कोड है G1 G2 दैट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू पॉइंट P0 एंड स्लोप ऑफ G1 G2 इज -1। तो जब हमारे पास किसी स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी हो, हमें पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं। G1 G2 की इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? y माइनस y1, पॉइंट है 1,1, स्लोप है -1। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 2। G1 G2 जो कोड है उसकी इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल 2। तो x प्लस वाई इक्वल 2, ये पॉइंट 2,0 है, क्योंकि सर्कल का रेडियस 2 है तो ये 2,0 होगा, ये 0,2 होगा। हम आसानी से देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल 2 जो लाइन है वो 2 0 और 0 2 से पास होगी। यानी ये G1 G2 जो लाइन होगी ये ऐसी होगी, ये इससे भी पास हो रही है, ये G1 ये G2। तीनों कोड मैंने ड्रॉ कर लिया, जो तीनों ही 1,1 से पास हो रहे थे। एक x के पैरेलल, एक y के पैरेलल और एक -1 एक का स्लोप है।
अब इसमें क्या कह रहा है, टेंजेंट टू एस, एस यानी सर्कल, एट E1 एंड E2, E1 E2 पे जो टेंजेंट होगा वो मीट करता है E3 पे। E1 और E2 इन दोनों पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ऐसे कुछ, ये टेंजेंट E1 का और ऐसे ही E2 का, ये E2 का, ये दोनों टेंजेंट E3 पे मीट कर रहा है। वैसे ही F1 और F2, F1 F2, F1 ये है F1 का और ये F2 का, ये कहीं F3 पे मीट कर रहा है। सिमिलरली G1 और G2 का जो कॉर्ड है, यहाँ जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, G1 इसका टेंजेंट और ये G2 इसका टेंजेंट, ये मीट कर रहा है G3 पे। ये 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है और फिर बताना है कि ये पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसे 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि आप E1 और E2 पॉइंट तो हमें पता चल ही जाएगा क्योंकि ये 1 से पास हो रहा है और y के पैरेलल है। y के पैरेलल है तो E2 का y कोऑर्डिनेट 1 होगा, y 1 होगा तो x हम यहाँ पुट कर देंगे y, तो हमें x भी मिल जाएगा, तो हमें पॉइंट E1 E2 मिल जाएगा। टेंजेंट की इक्वेशन हम जानते हैं, अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन हो तो हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आप E1 E2 पॉइंट इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें y कोऑर्डिनेट पता है, x कोऑर्डिनेट निकल ही जाएगा और हम इक्वेशन निकाल लेंगे, हमें E1 E2 का इक्वेशन मिल जाएगा। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और अलग तरीके से बना के बताता हूँ आपको। एक कॉर्ड का हम देखते हैं अलग से, इसे हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक सर्कल है और इसके 2 टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट E1 से एक E2 से, ये दोनों टेंजेंट हमें E3 पे मीट कर रहा है और ये लाइन x के पैरेलल है और 1 1 से पास हो रही है। यानी इस लाइन की इक्वेशन, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो इसकी इक्वेशन y इक्वल समथिंग होता है। वो समथिंग क्या होता है, इसका y कोऑर्डिनेट ले लो आप 1, यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 होगा, x कोऑर्डिनेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं √3 या फिर -√3 भी आएगा। अब आप ये कर सकते हो कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट E1 पे और E2 पे निकाल सकते हो। E1 E2 पे हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट E3 होगा। तो एक ये तरीका है जो कि थोड़ा सा लेंदी है, मैं इस तरीके से नहीं करूँगा। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें y इक्वल 1 पता चल गया इस लाइन की इक्वेशन। अब ये पॉइंट आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको मिलाने वाली लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहलाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लीजिए यहाँ मीट करता है, यहाँ मीट करता है, और इस लाइन को जब मैंने मिलाया तो ये जो लाइन बनी ये है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस एक्सटर्नल पॉइंट का जिससे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए, तो ये इस लाइन की इक्वेशन होती है t इक्वल 0। t क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन। अगर ये पॉइंट x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता तो उस केस में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती, फॉर द सर्कल दिस x1 प्लस y1 इक्वल a स्क्वायर यहाँ 4 है यानी रेडियस का स्क्वायर। तो अब ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन ये हो जाएगी, x1 y1 एक्सटर्नल पॉइंट है तो कॉर्ड की इक्वेशन वही होती है जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है। तो ये लाइन हमारा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, इसकी इक्वेशन मुझे पता है y इक्वल 1। हम इससे कंपेयर करके x1 y1 निकाल लेंगे, वही पॉइंट E3 होगा। 2 तरीका था, मैंने ये बताया कि एक तो आप ये दोनों पॉइंट पहले फाइंड करो, फिर दोनों पॉइंट पे आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, फिर उन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, वो आपका E3 होगा। तो ऐसा आपको तीनों के लिए करना होगा क्योंकि आपको फिर F1 F2 का भी पॉइंट फाइंड करना होगा, फिर उनके टेंजेंट्स पॉइंट करने होंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, सिमिलरली विद G1 G2। लेकिन उससे अच्छा अगर हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन मुझे y इक्वल 1 पता है,
हमें इस फॉर्मेट में लाना है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो मैं दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4y = 4। अब आप कंपेयर करेंगे तो आपको x1 0 मिल रहा है क्योंकि x वाली टर्म नहीं है, और y1 क्या मिल रहा है, 4। यानी ये पॉइंट x1 y1 0,4 हो गया, E3 हमारा 0,4 हो गया। सिमिलरली आप आसानी से बता सकते हैं कि आपका F3 जो होगा, ये पॉइंट जो कि इस टेंजेंट से मिला था, F1 F2 जो कॉर्ड था इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया था उससे मिला था। तो ये लाइन तो y के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन x = 1 होगी। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x = 4, यानी अब x का कोफिशिएंट 4 आ रहा है, y का कोफिशिएंट 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट 4 0 हो गया। F3 हमारा 4 0 हो गया। सिमिलरली ये जो लाइन है G1 G2, इसकी इक्वेशन हमें पता है x + y = 2। राइट हैंड साइड में मुझे 4 चाहिए, x(x1) + y(y1) = a², और a² यहाँ 4 है, तो मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x + 2y = 4। तो x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 2, यानी x1 y1 यानी G3 2,2 हो गया। G3 हमारा 2,2 हो गया। तो मुझे 3 पॉइंट जो मिला है, एक मिला है 0 4 E3, F3 मिला 4 0 और G3 मिला 2 2। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए को ये तीनों ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। 0 + 4 = 4, 4 + 0 = 4, 2 + 2 = 4। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपका काफ़ी टाइम बचा लिया है। अगर आप कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के कॉन्सेप्ट से करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम भी नहीं बनाना होगा, आप आराम से कर लेंगे इसको। और अगर आप टेंजेंट के हिसाब से करते तो आपको 6 पॉइंट पहले निकालना होता, फिर 3 इक्वेशन फाइंड करनी होती, फिर सबका इंटरसेक्शन पॉइंट म्यूचुअली निकालना होता, फिर चेक करना होता, तो वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता। तो इस पैराग्राफ का एक क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस पैराग्राफ का। दूसरा क्वेश्चन है, लेट P बी अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। कोई पॉइंट है, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना के आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्कल पैराग्राफ यही है, x² + y² = 4, यानी ये ओरिजिन है 0 0। इसमें कह रहा है P बी अ पॉइंट ऑन सर्कल S विथ बोथ कोऑर्डिनेट्स बीइंग पॉजिटिव। दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं। अगर ये x और y एक्सिस है, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, दैट मीन्स पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। खैर इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो मान लीजिए पॉइंट P सर्कल का यहाँ कहीं है। सर्कल की इक्वेशन अगर x² + y² = a² होती है तो हम पॉइंट क्या ले सकते हैं, a cos थीटा a sin थीटा, यहाँ 2 cos थीटा 2 sin थीटा। अब इसमें कह रहा है P बी अ पॉइंट ऑन सर्कल S विद बोथ कोऑर्डिनेट्स बीइंग पॉजिटिव, वो मैंने ले लिया। लेट द टेंजेंट टू S एट P इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट्स M एंड N। P पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है P पॉइंट से, वो इसको M और N पे कट करता है, M और N पे, x एक्सिस को M पे, y एक्सिस को N पे। अब हमें बताना है मिड पॉइंट ऑफ MN का जो मिड पॉइंट होगा उसका लोकस बताना है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए मिड पॉइंट यहाँ है, Q मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट h, k है, ऐसा मान लिया। अब हमें इस h, k का लोकस बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है, ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ क्या क्या है। ऑप्शन ए है x + y का होल स्क्वायर = 3xy। ऑप्शन बी है x की पावर 2/3 + y की पावर 2/3 = 2 की पावर 4/3। ऑप्शन सी है x² + y² = 2xy। ऑप्शन डी है x² + y² = x² × y²। क्वेश्चन मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें एक सर्कल था, पैराग्राफ यही है, सर्कल एस है, इसकी इक्वेशन x² + y² = 4 है। एक पॉइंट P हमें दिया हुआ है, मतलब आपको मानना ही है पॉइंट P है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि उसके दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं। इस पॉइंट P पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो x एक्सिस को M पे, y एक्सिस को N पे इंटरसेक्ट करता है। इस जो ये टेंजेंट वाली लाइन है
जो सेगमेंट है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, इसका मिड पॉइंट है क्यू। अब इस क्यू का लोकस क्या होगा ये हमें बताना है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ 4 है, एक्स वन वाई वन क्या है 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 2x कॉस थीटा प्लस 2y साइन थीटा इक्वल 4। 2 कैंसिल कर देते हैं, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल 2। ये इस लाइन mn की इक्वेशन हो गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन mn। अब हमें m और n तो इजिली मिल जाएगा। m क्या है, x एक्सिस का पॉइंट, यानी y 0 होगा। तो m जो पॉइंट होगा जब आप y 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल 2 अपॉन कॉस थीटा, यानी ये पॉइंट हो गया 2 अपॉन कॉस थीटा कॉमा 0। सिमिलरली n फाइंड करने के लिए हम इसमें x को 0 रखेंगे, हमें y मिलेगा 2 अपॉन साइन थीटा, यानी दिस पॉइंट इज 0 कॉमा 2 बाई साइन थीटा। q जो पॉइंट है वो mn का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम q निकाल सकते हैं। q हमारा क्या है, एच के इक्वल क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन 2 यानी 1 बाई कॉस थीटा। के क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। h हमें मिल गया 1 बाई कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा हो गया 1 बाई एच, साइन थीटा हो गया 1 बाई के। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। लोकस का मतलब यही है ना, एच के थीटा जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है उसको एलिमिनेट करना, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दैट मीन्स 1 बाई एच स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर इक्वल 1। एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर के स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है। एच के की जगह लोकस में ही करते हैं, एक्स वाई से एच के को रिप्लेस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, डायरेक्ट लोकस बेस्ड था। तो पैराग्राफ 1 का 2 क्वेश्चन हो गया। हम लोग सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं क्या है। सेकेंड पैराग्राफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। सेकेंड पैराग्राफ क्या है, इसे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। देर आर 5 स्टूडेंट्स S1, S2, S3, S4 एंड S5। क्वेश्चन रीड कर देता हूँ फिर मैं शॉर्टकट में लिख दूंगा यहाँ। देर आर 5 स्टूडेंट्स S1, S2, S3, S4 एंड S5 इन अ म्यूजिक क्लास। म्यूजिक सीखने जाते हैं 5 स्टूडेंट, नाम है S1, S2, S3, S4, S5। एंड फॉर देम देर आर 5 सीट्स R1, R2, R3, R4, R5 अरेंज्ड इन अ रो। मतलब जहाँ सीखने जा रहे हैं वहाँ चेयर लगी हुई है 4, R1, R2, R3, R4, R5, ये नंबरिंग है। और स्टार्टिंग में ऐसा हुआ किसी को भी कोई सी भी सीट दी जा सकती है, बट नहीं, स्टार्टिंग में सबको, जैसे R1 जो सीट है वो S1 को अलॉट हुआ, R2 जो सीट है वो S2 को अलॉट हुआ, 1 नंबर का 1 को, 2 नंबर का 2 को, ऐसे। लेकिन जब एग्जामिनेशन होगा तो वो सीटें चेंज की जा सकती है। ये पैराग्राफ है। इसको यानी 5 चेयर लगी हुई है, चेयर का नाम है R1, R2, R3, R4, R5। ये रो में है, रो में लगी हुई है, यानी साइक्लिक परम्यूटेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है लीनियर परम्यूटेशन का। 5 स्टूडेंट हैं, उनके नाम है S1, S2, S3, S4, S5। S1, S2, S3, S4, S5। 5 प्लेस पे अगर 5 लोगों को बिठाना हो तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं, 5 फैक्टोरियल। सिंपल सा है। अगर मुझे कोई कंडीशन गिवन ना हो, S1 कहीं भी बैठ जाए, S2 कहीं भी बैठ जाए, यानी 5 लोगों को हमें 5 प्लेस पे अरेंज करना है। डैट कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो इसका जो सैंपल स्पेस बन जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस, वो 5 फैक्टोरियल यानी 120। ये तो पैराग्राफ कह रहा है। अब क्वेश्चन क्या है इस पे बेस्ड, पहला क्वेश्चन ये है, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एग्जामिनेशन डे द स्टूडेंट S1 गेट्स द प्रीवियस अलॉटेड सीट। स्टार्टिंग में क्या था, R1 जो चेयर है उस पे S1 बैठा था, R2 पे S2, R3 पे S3, R4 पे S4, R5 पे S5।
एग्जामिनेशन डे पे क्या हुआ कि R1 पे S1 बैठा है, बाकी पे इस तरीके से बैठाना है कि ये अपने ओरिजिनल सीट पे ना बैठे, यानी चेयर 2 पे स्टूडेंट 2 ना बैठे, चेयर 3 पे स्टूडेंट 3 ना बैठे, चेयर 4 पे 4th स्टूडेंट ना बैठे और चेयर 5 पे S5 नहीं बैठे। हाँ, R1 पे S1 को फिक्स कर दिया गया है। तो आपको बताना है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आपके ऑप्शंस हैं 3/40, B 1/8, C 7/40 एंड D 7/8। यानी ये पहला क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का। पहला क्वेश्चन ये है कि चेयर 1 फर्स्ट चेयर पे हमने S1 को तो फिक्स कर दिया है, यानी इस प्लेस पे S1 ही बैठेगा और कोई नहीं बैठेगा। लेकिन अब बाकी के जो 4 प्लेस बचे हैं उस पे आपको ओरिजिनल स्टूडेंट को नहीं बिठाना है, यानी चेयर 2 पे सेकंड स्टूडेंट नहीं बैठेगा, चेयर 3 पे S3 नहीं बैठेगा। तो ये क्वेश्चन डी अरेंजमेंट का हो गया, यानी हमें डी अरेंज करना है। जो सिचुएशन गिवन थी उस सिचुएशन के अलावा जितने भी केस बन सकते हैं हमें वो बताना है। ये डी अरेंजमेंट का आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं। अगर n प्लेसेज हो, टोटल अगर n प्लेसेज हैं n, और डी अरेंज करना है, मतलब फर्स्ट पे फर्स्ट नहीं हो, सेकंड पे सेकंड नहीं हो, थर्ड पे मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं हो, उस केस को अगर एक्सक्लूड करना है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है n फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल अप टू ये 1/n फैक्टोरियल तक। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डी अरेंजमेंट का। यानी फर्स्ट केस पे हमें डी अरेंजमेंट नहीं लगाना, बाकी के 4 प्लेसेस के लिए हमें डी अरेंजमेंट लगाना है, यानी n की प्लेस पे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। जो यहाँ फेवरेबल केस होंगे जब हमने स्टूडेंट 1 को चेयर 1 पे फिक्स कर दिया है, बाकी 4 प्लेसेस के लिए हमें डी अरेंजमेंट करना है। तो फेवरेबल केस इसको मैं एनी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ये 1 से 1 तो कैंसिल ही हो गया। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 12, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6, 4/4 1। तो 7 टोटल ये बन गए केस। ये 4 हो जाएगा सर। 3 फैक्टोरियल यानी 6, 24/6 4, ये 9 हो गया। तो 9 तो फेवरेबल केस है। टोटल सैंपल स्पेस 120 था। आंसर क्या होगा 9/120। प्रोबेबिलिटी यही होती है ना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेज। 9/120 यानी 3/40। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको डी अरेंजमेंट प्रिंसिपल पता है तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये डी अरेंजमेंट का। इसमें यही है कि ओरिजिनल प्लेसेस पे नहीं बता। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 3 लेटर है, 3 एड्रेस है। अब किसी आदमी को काम करने को मैंने दे दिया कि आपको एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन उसने क्या किया, ओरिजिनल लेटर में नहीं डाला उसको, ओरिजिनल इनवेलप जिस पे सही एड्रेस था। लेटर 1 को जहाँ जाना था उसने उसे वहाँ नहीं डाला, बाकी कहीं भी डाल सकता है। लेटर 2 को भी उसके ओरिजिनल इनवेलप में नहीं डाला, लेटर 3 को अपने ओरिजिनल इनवेलप में नहीं डाला। टोटल केसेस तो 3 फैक्टोरियल होते हैं 6, लेकिन वो केसेज एक्सक्लूड कर दिया जिसमें वो ओरिजिनल लेटर ओरिजिनल प्लेस पे जाता, तो उसे ही हम डी अरेंजमेंट कहते हैं। इस पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखिए। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था आईआईटी का। इस पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन, फॉर i इक्वल 1 2 3 4 5, फॉर i इक्वल 1 2 3 4 5 let ti denote the event that the students
the students SI and SI plus 1, SI and SI plus 1 do not sit together, do not sit together. ये do not important word है यहाँ. Sit together या adjacent to each other, adjacent to each other. On the day of examination, on the day of examination, the probability of T1 intersection, T2 intersection, T3 intersection, T4 each. ऑप्शन है हमारे 1/15, 1/10, ऑप्शन सी है 7/60, ऑप्शन डी है 1/15. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं. इसमें क्या है, टीआई जो इवेंट है वो डिनोट करता है कि एसआई और एसआई प्लस 1 एक साथ नहीं बैठते हैं. जैसे अगर मैंने आई को 1 ले लिया तो इवेंट क्या हो जाएगा, T1. T1 क्या कह रहा है, SI यानी S1, SI प्लस 1, आई को 1 रखा है यानी S2. T1 का मतलब ये है कि S1 एंड S2 डू नॉट सिट टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे. T1 का मतलब S1 एंड S2, ये दो स्टूडेंट साथ नहीं बैठेंगे. T2 का मतलब क्या हो जाएगा, S2 एंड S3, क्योंकि I एंड I प्लस 1 है. S2 और S3 साथ नहीं बैठेंगे. वैसे T3 का मतलब S3 और S4 साथ नहीं बैठेंगे. T4 का मतलब S4 और S5 साथ नहीं बैठेंगे. हमें जो फाइंड करना है उसमें इंटरसेक्शन लगा हुआ है. इंटरसेक्शन का मतलब बोथ केसेज आर ऑफ इंक्लूसिव, यानी T1 इंटरसेक्शन T2. T1 इंटरसेक्शन T2 को अगर बात मैं करूं, यानी T1 क्या कह रहा है कि S1 S2 साथ ना बैठे, T2 कह रहा है S2 S3 साथ ना बैठे. T1 इंटरसेक्शन T2, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड. इसका मतलब हो गया कि S1 S2 साथ ना बैठे, S2 S3 भी साथ ना बैठे. T1 इंटरसेक्शन T2 का मतलब S1 S2 साथ ना बैठे, S2 S3 साथ ना बैठे. वैसे अगर हम T3 ले लें इसका मतलब S1 S2 साथ ना बैठे, S2 S3 साथ ना बैठे, S3 S4 साथ ना बैठे. और जब हम T4 ले लेंगे तो S4 S5 भी साथ ना बैठे. तो इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं. एक तरीका है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, जिसमें आप पहले डिमॉर्गन्स लगाते हैं कि डू नॉट कह रहा है तो हम एटलिस्ट वाला केस ले लें और फिर उसमें यूनियन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें पूरा, A यूनियन B यूनियन C यूनियन D का. लेकिन वो तरीका काफ़ी लेंदी हो जाता है. बेटर ये है कि हम इसमें आउट ऑफ द बॉक्स ना सोच के डायरेक्ट पूरा लिस्ट बनाएं कि कितने नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं. वो बहुत ईजी होगा. देखिए मैं कैसे करूँगा इसको. कुछ लोगों ने इसमें डिमॉर्गन्स लगाया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाया, तो तरीका काफ़ी लेंदी हो गया. हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 केसेस काउंट करेंगे. जैसे 5 प्लेसेज था, R1 R2 R3 R4 R5, मैं उसे 1 2 3 4 5 से डिनोट कर रहा हूँ. मान लीजिए फर्स्ट चेयर पे स्टूडेंट 1 बैठा है, S1 बैठा है, तो अब सेकंड प्लेस पे S2 तो बैठ नहीं सकता क्योंकि S1 S2 साथ नहीं होने चाहिए. तो कौन कौन बैठ सकता है, S3 S4 S5, 3 केसेज हो जाएंगे. अगर फर्स्ट प्लेस पे S1 है तो सेकंड पे S3 हो सकता है, S4 हो सकता है, S5 हो सकता है, S2 नहीं हो सकता. जब यहाँ S3 है तो 3 के साथ 4 नहीं बैठेगा, S4 नहीं बैठेगा, S2 भी नहीं बैठेगा. S3 के साथ स्टूडेंट 4 स्टूडेंट 2 दोनों ही नहीं बैठेंगे. तो कौन बैठ सकता है, S5 बैठ सकता है. और 5 के साथ 4 नहीं बैठेगा तो सेकंड बैठ सकता है, 4 बैठ सकता है. ये करेक्ट केस है. जब यहाँ मैंने 4 लिया तो मैं यहाँ 3 नहीं ले सकता, 5 नहीं ले सकता. 3 और 4 नहीं बैठेंगे, 4 और 5 नहीं बैठेंगे. तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग, S2 ले सकते हैं. अब क्या बचा, S5 और S3. S3 तो यहाँ आएगा नहीं तो 2 और 3 साथ हो जाएंगे, तो S5 S3. ये दूसरा केस. जब यहाँ S5 है
तो यहाँ S4 नहीं आ सकता, यहाँ क्या आ सकता है, S3 आ सकता है, S2 आ सकता है। अब S1 S5 S3 हो गया, बचा क्या, S2 एंड S4। तो 3 के साथ ना तो 2 आ सकता है, 3 के साथ ना तो 4 आ सकता है, तो ये तो केस ही नहीं बनेगा, यानी ये केस जो मैंने लिया ये गलत है। S5 S2 हो गया, अब क्या बचा, S3 और S4। तो 2 के साथ 3 नहीं आ सकता, तो अगर मैं 4 लिख दूँ तो फिर यहाँ 3 आ जाएगा, लेकिन 4 और 3 भी तो साथ नहीं हो सकते, तो ये भी केस गलत हो गया। यानी ये 2 केस बन गए इसके लिए। जब फर्स्ट प्लेस पे S1 है, जब फर्स्ट प्लेस पे S1 है तो हमारे पास 2 केस बन गए। यानी हम ऐसे लिख लेते हैं, जब फर्स्ट प्लेस पे S1 है तो 2 केस बन गए। अगर फर्स्ट प्लेस पे S2 है, 2 का मतलब आप S2 समझिएगा, फर्स्ट प्लेस यानी R1 है। फर्स्ट प्लेस पे अगर 2 है तो 2 के साथ 1 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 2 के साथ 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। जब 4 आ गया तो 4 के साथ 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, यानी 1 आ सकता है। अब 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, तो इसमें 2 केस हो जाएंगे। 3 5 भी आप ले सकते हो, 5 3 भी ले सकते हो, तो ये 2 केस हो गए। जब फर्स्ट प्लेस पे 2 था, सेकंड पे 4 था। अब फर्स्ट प्लेस पे 2 है, सेकंड पे 5 है, 5 के साथ 4 नहीं आ सकता, तो 3 आ सकता है, 1 आ सकता है। अब यहाँ 3 है, 2 तो ऑलरेडी हो गया, 3 के साथ 4 नहीं आ सकता, 1 आ सकता है, तो 4 यहाँ हो जाएगा। वैसे ही 2 5 1, 1 के साथ बचा क्या, 3 और 4 बच गया। 2 5 1 3 और 4, तो 3 और 4 तो साथ ही नहीं आ सकते, तो ये केस नहीं होगा। यानी यहाँ हमें टोटल 3 केस मिला। जब S2 को हमने फिक्स किया था, हमें इस पे 3 केस मिले, 1 2 एंड 3। ये समझ गए होंगे आप। जब हमने फर्स्ट प्लेस पे 2 को रखा तो 4 5 2 ऑप्शन हुए थे। अब जब हम फर्स्ट प्लेस पे अगर हम 3 को रखते हैं, S3 को 3 को रखते हैं, तो 3 के साथ 4 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 के साथ 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 1 के साथ 2 नहीं आ सकता, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के बाद 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। इसमें भी 2 केस बन गए। अब 3 1 4 हो गया, बचा क्या, 2 एंड 5। तो 5 तो आएगा नहीं, 2 आएगा, फिर 5 आएगा, ये एक केस हो गया। 3 1 5, 5 के साथ 4 नहीं आएगा, 5 के साथ 2 आ सकता है, फिर 4 आ सकता है, एक केस ये हो गया। और इसमें 4 2 भी हो सकता है, 5 वाले में यहाँ 2 4 को आप 4 2 भी लिख सकते हो, तो ये 2 केस बन गए। 3 1 5 2 4, 3 1 5 नहीं, सॉरी 4 2 नहीं हो सकता, 5 के साथ 4 नहीं आ सकता। अब जब यहाँ 5 है तो 5 के साथ 4 नहीं आएगा, 5 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। 3 5 1, हमारे पास क्या बच गए, 2 एंड 4, तो 2 तो आएगा नहीं, 4 2, 3 5 2, 1 नहीं आएगा, 4 1, तो यहाँ भी, यहाँ टोटल 4 केस बन गए। तो जब मैंने फर्स्ट प्लेस पे S3 को रखा तो 4 केस बन गए। वैसे अब हम फाइंड करेंगे जब S4 और S5 को रखेंगे तो कितने केस बनेंगे। S4 के लिए फर्स्ट प्लेस पे अगर 4 है तो 5 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। जब यहाँ 1 है, यहाँ 2 नहीं आ सकता, 3 आ सकता है। अब हमारे पास बचा 2 एंड 5, तो 2 तो आएगा नहीं, 5 आ सकता है, 2 आ सकता है। अब फर्स्ट प्लेस पे 4, सेकंड पे 2, यहाँ 1 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, तो 5 आएगा। अब 1 3 है, अब 1 3 लिखो या 3 1 लिखो, दोनों एक ही बात है। तो जब 4 को मैंने फिक्स किया तो हमें 3 केस मिले। फर्स्ट प्लेस पे जब 4th स्टूडेंट है तो हमें 3 केस मिला। वैसे ही देखते हैं जब 5 रहेगा तो 5 के साथ 4 नहीं आ सकता, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 1 के साथ 2 नहीं आ सकता, 1 के साथ 3 आ सकता है या 4 आ सकता है, 2 केस, 3 या 4। 5 1 3, अब हमारे पास बच रहा है 2 और 4, तो ना आप यहाँ 2 4 लिख सकते हैं ना 4 2, क्योंकि 3 2 भी साथ नहीं हो सकता, 3 4 भी साथ नहीं हो सकता, तो ये दोनों ही केस गलत हो गए, यानी ये वाला केस नहीं लिया जा सकता है। 5 1 4, जब 5 1 4 है तो हमारे पास 2 और 3 बचता है, ये भी केस गलत हो जाएगा, क्योंकि ना तो 2 3 साथ आ सकते हैं ना 4 3 साथ आ सकते हैं, तो ये भी केस गलत हो गया। 5 2, 2 के साथ 1 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता,
तो 4 आ सकता है, 5 2 4। अब 1 और 3 तो आएगा नहीं, तो 1 3 एक केस। 5 3 के साथ 2 और 4 नहीं आ सकता, 1 आ सकता है। 1 के साथ 2 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, फिर 2। यानी जब मैंने S5 को फिक्स किया तो मुझे 2 केस मिले। टोटल नंबर ऑफ केस 4 + 3 7 2 9 2 11 एंड 3 14। टोटल 14 केस हो गए। सारे केस को मिलाया मैंने 14, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस 120 था। सॉल्व करने पे 7/60, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो ये पैराग्राफ, इस क्वेश्चन में यही तरीका सबसे बेस्ट है। अगर आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाएंगे या डिमॉर्गन्स लगाएंगे तो गलती होने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो ये आज पैराग्राफ दोनों मैंने करा दिया। JEE 2018 का सेक्शन 3 हो गया है, और हमने न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन पहले कर लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो मल्टीपल करेक्ट वाला पार्ट बच गया है वो कराऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।